नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी कलाम इंस्टीट्यूट अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हमने जो राजस्थान का पाठ्यक्रम था उसका पहला टॉपिक राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोतों में अभिलेख महत्वपूर्ण सिक्कों का अध्ययन कर लिया था। उसके बाद हमने दूसरे टॉपिक राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताओं में राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताओं का सामान्य जो परिचय होता है कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल कब शुरू हुए थे, इनके अंतर्गत किस किस चीज को शामिल किया जाता है, मानव ने अपना विकास किस प्रकार किया था। उसके बाद हमने पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लोह युग के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। फिर हमने पाषाण काल के पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीन अवस्थाओं को पढ़ा था और हमने ये महत्वपूर्ण चीज पढ़ी थी कि राजस्थान में कहां कहां ताम्रपाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं, कहां लोहयुगीन स्थल प्राप्त हुए हैं, कहां कांस्ययुगीन स्थल प्राप्त हुए हैं। तो जब हम सभ्यताओं को पढ़ेंगे तो ये चीजें उनके लिए आधार का काम करेंगी, क्योंकि सभ्यताओं में भी हम अलग अलग पढ़ेंगे कि ये सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, ये लोहयुगीन सभ्यता है। तो वहां से हमें आधार के रूप में ये पता चलेगा कि लोह युग कब से कब तक चला था, लोह युग में मानव ने किस प्रकार विकास किया था, किन किन हथियारों एवं औजारों का प्रयोग किया था। यदि हम कोई कांस्ययुगीन सभ्यता पढ़ेंगे तो कांस्ययुगीन सभ्यता के बारे में हमें पता होगा कि कांस्ययुगीन सभ्यता में मानव ने किस प्रकार विकास किया था। तो जो सभ्यता पढ़ने से पहले सभ्यताओं की जो नींव थी उसको हमने जान लिया था। आज हम राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताओं में सबसे पहले महत्वपूर्ण सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, किसी भी सभ्यता का हम अध्ययन जब करेंगे तो जितनी भी सभ्यताओं को हम पढ़ेंगे तो सभ्यताओं को पढ़ने से पहले हम 3-4 आयामों पर बात करते हैं कि सभ्यताओं में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो यदि हम किसी भी सभ्यता को पढ़ें, यदि किसी भी नाम के पीछे सभ्यता शब्द लग गया तो आपके जहन में, आपके दिमाग में 3-4 सवाल तुरंत आने चाहिए। पहला कि वो सभ्यता किस नदी घाटी के किनारे विकसित हुई थी। राजस्थान कहें, भारत कहें या विश्व कहें, यहाँ की जितनी भी सभ्यताएं यहाँ विकसित हुई हैं वो नदी घाटियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। इसका मुख्य कारण था कि नदी घाटियों के किनारे जो भूमि थी वो उपजाऊ थी। उस उपजाऊ भूमि में मानव अपनी सारी आवश्यकताएं की जो वस्तुएं थी वो प्राप्त करता था। इस कारण मानव ने वहां बसना चाहा, वहां बसना प्रारंभ किया और यही कारण था कि विश्व की जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, ये राजस्थान कहें या भारत कहें, जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो नदी घाटियों के आसपास हुआ है। तो सबसे पहले हमें सभ्यता में पढ़ना है कि इस सभ्यता का विकास किस नदी घाटी के पास हुआ, किस नदी घाटी में फली फूली थी सभ्यता। उसके बाद हमें पढ़ना है कि वो सभ्यता मिली कहां है, जो नदी घाटी है वो किसके आसपास थी, किस जिले में हमें सभ्यता प्राप्त हुई है। उसके बाद जब भी हमें सभ्यता प्राप्त हुई है तो उसका उत्खनन किया गया था, उसकी खोज की गई थी। तो तीसरा हम आयाम पढ़ेंगे कि इसका उत्खनन या खोज का कार्य किन किन इतिहासकारों, किन किन विद्वानों द्वारा किया गया। फिर हम पढ़ेंगे कि रेडियो कार्बन पत्ती द्वारा उस सभ्यता का कालक्रम कितना निर्धारित किया गया है और उसी कालक्रम के आधार पर उस सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और उसके बाद हम उस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करेंगे। तो जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं को हम इन 3-4 आयामों में लेकर पढ़ेंगे, जिससे पढ़ने में बहुत आसानी होगी। इतिहास को जो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि इसका आपको क्रमिक अध्ययन करना होगा। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से आपस में जुड़ेगा, ये आपस में जुड़ेगा, ये मोतियों की माला की तरह चलेगा इतिहास। यदि कहीं भी बीच में आपने डिफॉल्ट कर दिया तो वो माला टूट जाएगी और समझने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि टॉपिक आपस में जुड़ेंगे। सभ्यता आगे जाकर जुड़ेगी, शासक हैं वो एक दूसरे जुड़ेंगे, सिक्के हमने पढ़ लिए, वो सिक्के विभिन्न शासकों के शासन काल में आएंगे। तो इतिहास है ही क्या, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो आज हम शुरू करते हैं दोस्तों कालीबंगा सभ्यता। तो महत्वपूर्ण सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता को हम बिल्कुल ही पूरी तरह पढ़ेंगे, सारे आयामों को ध्यान में रखकर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे कालीबंगा सभ्यता में, जिससे परीक्षा में देखे दोस्तों आजकल अधीनस्थ बोर्ड के जो एग्जाम हुए हैं या आरपीएस से जो भी एग्जाम करा रही है, खासकर अधीनस्थ बोर्ड के जो सवाल हैं बहुत ही एडवांस लेवल के पूछे जा रहे हैं। आपको उन बिंदुओं पर ध्यान देना है जहां तक आप अभी पहुंचे नहीं हो, जो आपसे छुपे हुए हैं, जिनको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, जो चीज किताबों में जिसके बारे में जानकारी कम दी हुई है, अब वहां से सवाल बन रहे हैं। तो आपको सब जितने भी एस्पेक्ट बन सकते हैं, जितने बिंदु बन सकते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में, हम एक एक का पूरे विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिससे आप कोई भी एग्जाम में बैठ सको। यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है
उस इतना मैटर आपको दे दिया जाएगा, इतना गुणवत्तापूर्ण मैटर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा कि उसके द्वारा आप राजस्थान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं नीचे से लेकर और ऊपर तक सब में आपको वो काम आएगी। तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता, तो कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहली बात तो हम वही पढ़ेंगे, कालीबंगा सभ्यता कहां प्राप्त हुई है। तो कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता कहां से प्राप्त हुई है? हनुमानगढ़ से। अब ये सवाल एक बार पूछ लिया था कि कालीबंगा और पीलीबंगा, इसके बाद हम पीलीबंगा सभ्यता पढ़ेंगे, इसी के पास प्राप्त हुई थी छोटी सभ्यता है। कालीबंगा और पीलीबंगा कहां से प्राप्त हुई थी? तो कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता स्थल प्राप्त हुए हैं हनुमानगढ़ से। अब मैं इसको क्यों बता रहा हूं आपको? इसलिए बता रहा हूं कि जब ये सवाल आया था तो इसके साथ ऑप्शन में गंगानगर अवश्य आएगा। 70% बच्चे गलत करके आ जाते हैं, ध्यान रहे गंगानगर नहीं है, सही आंसर क्या है? हनुमानगढ़। तो पहली बात कालीबंगा सभ्यता कहां विकसित हुई है? हनुमानगढ़। दूसरी बात मैंने आपको बताया है कि सारी सभ्यताएं नदी घाटियों के किनारे विकसित होंगी, तो ये भी उसका अपवाद नहीं है, ये भी नदी घाटी के किनारे विकसित होगी। तो ये सभ्यता जो विकसित हुई है वो प्राचीन सरस्वती, प्राचीन सरस्वती, इसी को कहते हैं द्रष्टवती, इसी को कहा जाता है घग्गर, इसमें पानी नहीं है, इसे कहा जाता है मृत, और इसे ही कहा जाता है नट। इंपॉर्टेंट है नट, इसे ही कहा जाता है नट। नदी के किनारे विकसित हुई है। तो कहां विकसित हुई है ये सभ्यता? प्राचीन सरस्वती, द्रष्टवती, घग्गर, मृत या नट नदी के किनारे विकसित हुई थी। यह सभ्यता कहां मिली है? हनुमानगढ़ में मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? यदि हम कालीबंगा के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो देखिए कालीबंगा में दो शब्द, एक तो है काली और दूसरा है बंगा। दोस्तों यहां जो बंगा है ना, ये जो बंगा है सिंधी भाषा का शब्द। बंगा सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। और बंगा का मतलब क्या होता है? बंगा का मतलब होता है चूड़ियां। बंगा का मतलब होता है चूड़ियां। तो काली बंगा का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा काले रंग की चूड़ियां। ये सवाल भी पूछ लिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि काली बंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। काली बंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, जिसमें बंगा जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है और सिंधी भाषा में बंगा का मतलब होता है चूड़ियां। तो काली बंगा का मतलब क्या हो जाएगा? काले रंग की चूड़ी। उसके बाद हम इसकी खोज की, इसके उत्खनन की बात करते हैं। तो दोस्तों यदि हम इसकी खोज की बात करें, इसके उत्खनन की बात करें, तो इसमें 4 व्यक्तियों के नाम महत्वपूर्ण हैं। तो मैं आपको बताया है इन्हीं आयामों को लेकर हमें हर सभ्यता पढ़नी है। सबसे पहले कहां मिली है, किस नदी के किनारे मिली है, उसका खोज या उत्खनन किसने किया है, कालक्रम क्या है, विशेषताएं क्या है। बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा आपको पढ़ने में अगर आप इस प्रकार पढ़ोगे, चीजों को तोड़कर समझोगे, और जो पूरा टॉपिक है उसमें से आपको मुख्य मुख्य चीजें निकालनी है कि किन किन आयामों से ये टॉपिक बना है, उनको अलग अलग करके सेपरेट करके पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा आपको। तो उसके बाद हम इसकी खोज की बात करते हैं। दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता थी, कालीबंगा का सभ्यता का सर्वप्रथम ज्ञान जिस आदमी को हुआ था उनका नाम है डॉक्टर एल.पी. तेसीतोरी। ये प्रसिद्ध भाषा शास्त्री हैं, डॉक्टर एल.पी. तेसीतोरी। डॉक्टर एल.पी. तेसीतोरी ये प्रसिद्ध भाषा शास्त्री हैं, इनको राजस्थान की भाषा एवं बोलियों में हम पढ़ेंगे। तो डॉक्टर एल.पी. तेसीतोरी, डॉक्टर लुईज पेरी तेसीतोरी को सर्वप्रथम कालीबंगा का ज्ञान हुआ। कालीबंगा स्थल का सर्वप्रथम ज्ञान, कालीबंगा स्थल का सर्वप्रथम जो ज्ञान हुआ था, सर्वप्रथम जिस व्यक्ति को पता लगा था वो थे डॉक्टर एल.पी. तेसीतोरी। उसके बाद बात है 1952 ईस्वी की। 1952 ईस्वी में एक अन्य व्यक्ति आएंगे, उनका नाम है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष या इनको कहते हैं ए घोष। तो 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने या ए घोष ने खोज की थी किसकी? कालीबंगा सभ्यता की। तो 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी कालीबंगा सभ्यता की। और इस स्थल का सर्वप्रथम जिसको ज्ञान हुआ है उस व्यक्ति का
नाम है डॉक्टर एलपी तेजसी तोरी। उसके बाद 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अब जब आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब पढ़ोगे दोस्तों 12वीं की, तो उसमें 1951 में लिखाएगा कि कालीबंगा सप्ताह की खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। यह भी सही है, यह सवाल पूछ लिया गया था और जब ये पूछा गया था तो दोनों डेट दी गई थी कि 1951-52 ईस्वी में कालीबंगा सप्ताह की खोज किसने की थी। तो आपको इसको लेकर चिंतित नहीं होना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसमें 1951 लिखा हुआ है, बाकी कई जगह 1952 भी लिखा हुआ है। तो जब 1-2 साल का आपको डिफरेंट मिल सकता है कई किताबों में, लेकिन इसको लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको ये सवाल पूछ लिया गया था और दोनों डेट उसने दी थी। तो 1951-52 में किसने खोज कर ली? अमलानंद घोष ने। खोज करने के बाद दोस्तों 1961 से और 1969 ईस्वी के मध्य कालीबंगा का किया गया था उत्खनन। 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य यहां उत्खनन का कार्य किया गया है और 2 आदमी हैं जिन्होंने यहां उत्खनन का कार्य किया है। एक का नाम है ब्रजवासी लाल और दूसरे का नाम है बालकृष्ण थापर। इंपॉर्टेंट है दोनों नाम दोस्तों। ब्रजवासी लाल, इनको हम कहते हैं बीवी लाल और इनको कहते हैं हम बीके थापर। तो उत्खनन का कार्य यहां किसने किया है? यहां 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य उत्खनन का कार्य किया है ब्रजवासी लाल ने और बालकृष्ण थापर ने। तो 4 नाम इंपॉर्टेंट हैं कालीबंगा सभ्यता की खोज और उत्खनन के बारे में। सबसे पहले इस सभ्यता स्थल का ज्ञान जिन्हें हुआ था उनका नाम है डॉक्टर लुईस पेरी तेजसी तोरी, जो प्रसिद्ध भाषा शास्त्री हैं। उसके बाद 1952 ईस्वी में 1951 ईस्वी में इस सभ्यता स्थल को खोजा था अमलानंद घोष ने। उसके बाद 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य यहां उत्खनन का कार्य किया गया था ब्रजवासी लाल एवं बालकृष्ण थापर के द्वारा। तो ये 3 सामान्य जानकारी है। हनुमानगढ़ में मिली है। प्राचीन सरस्वती, द्रजवती, घग्गर, मृत या नट नदी के किनारे विकसित हुई थी। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियां होता है। उसके बाद यहाँ 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण है। डॉक्टर एलपी तेजसी तोरी को सर्वप्रथम ज्ञान हुआ है 51-52 ईस्वी में अमलानंद घोष ने यहाँ की खोज की है और 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने यहाँ क्या किया है? उत्खनन का कार्य किया है। इसके बाद अब हम अगला आयाम पढ़ते हैं इसका कालक्रम, कि कालीबंगा सभ्यता का कालक्रम कब से और कब तक निर्धारित किया गया है। दोस्तों जो भी हमें सभ्यता स्थल प्राप्त होता है, यदि हमें किसी भी अवशेष की उम्र का पता लगाना होता है तो उसमें एक विधि का प्रयोग किया जाता है, एक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, वो है रेडियो कार्बन पद्धति या इसे कहते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति। इसी के आधार पर अवशेषों की उम्र का पता लगाया जाता है। तो कालीबंगा सभ्यता के कालक्रम का निर्धारण भी रेडियो कार्बन पद्धति या कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर ही किया गया है। तो अब हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता का कालक्रम, कि इसका कालक्रम कहां से कहां तक है। यदि दोस्तों हम इसके कालक्रम की बात करें तो रेडियो कार्बन पद्धति कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है इसमें। रेडियो कार्बन पद्धति या इसे कहते हैं हम कार्बन डेटिंग पद्धति। रेडियो कार्बन पद्धति या कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर इसका जो कालक्रम है उसका निर्धारण किया गया है 2350 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व को हम बीसी भी कहते हैं। तो 2350 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व के मध्य कालक्रम निर्धारित किया गया है। कौन सभ्यता का? कालीबंगा सभ्यता का। इंपॉर्टेंट है कि रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर कालीबंगा सभ्यता का कालक्रम है। तो कालक्रम कहां से कहां तक है? 2350 से और 1750 ईसा पूर्व के मध्य इसका कालक्रम निर्धारित किया गया है। अब देखिए दोस्तों, जब राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता का विकास हो रहा था, जब राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता फल फूल रही थी, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में एक सभ्यता फैली हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता या इसे ही कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। और देखिए दोस्तों, इसका जो कालक्रम का निर्धारण किया गया है और कालीबंगा का जो कालक्रम निर्धारण किया गया है, तो इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। ये सभ्यताएं में जो अंतर है वो ज्यादा नहीं था इनके कालक्रम में। तो अब इस कालक्रम से हमें क्या पता चल रहा है? इस कालक्रम से हमें यह पता चल रहा है कि कालीबंगा सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पहले के अवशेष
और हड़प्पा कालीन अवशेष ही प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यह है कि एक बार सवाल पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता से प्राक हड़प्पन सभ्यता के अवशेष मिले हैं या नहीं मिले हैं। प्राक हड़प्पन का मतलब होता है हड़प्पा से पहले, पूर्व में, प्री हड़प्पन। तो कालीबंगा सभ्यता में जो अवशेष मिले हैं वो हड़प्पा सभ्यता के भी पहले के अवशेष हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले भी विकसित हो चुकी थी कौन सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। तो इस कालक्रम के आधार पर हमें दो चीज मिलती हैं कि यहां से हमें पूर्व हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। देखिए दोस्तों, कालीबंगा से 2 टीलों की खुदाई की गई है। तो 2 टीलों की खुदाई की गई है। यहां 2 टीलों की खुदाई में, यहां 2 टीलों की खुदाई में कितने टीलों खुदाई की गई है? 2 टीलों खुदाई की गई है। और 2 टीलों की खुदाई में पहला है प्राक या पूर्व या प्री, प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष, प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष। और दूसरा क्या? प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष और हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष, हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कितने टीलों खुदाई की गई है? 2 टीलों की। और उन 2 टीलों से प्राक, पूर्व या प्री हड़प्पन सभ्यता और हड़प्पन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैसे ये है दोस्तों, यहां से 2 टीलों की खुदाई की गई है। एक टीला ये है और एक टीला ये है। ये टीला है पश्चिम में और ये टीला है पूर्व में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो पश्चिम में जिस टीले की खुदाई की गई है, यहां से जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं प्राक हड़प्पा कालीन। ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल बनेगा। प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष कितने टीलों खुदाई की गई है? 2 टीलों की। एक टीला पश्चिम में है और इस टीले से हमें कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष। और जो ये अवशेष है ये 2400 ईसा पूर्व या इससे पहले के हैं। ये अवशेष कब के हैं? 2400 ईसा पूर्व या इससे पहले के हैं। तो ये कौन से अवशेष हैं? प्राक हड़प्पा कालीन। एक टीला प्राप्त हुआ है हमको कहां? पूर्व में। और पूर्व में जो टीला प्राप्त हुआ है, यहां जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये अवशेष कौन से हैं? ये अवशेष हैं हड़प्पा कालीन अवशेष। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये अवशेष हैं हड़प्पा कालीन अवशेष। और ये अवशेष कब के हैं? 2350 ईसा पूर्व के। कब के हैं? ये है 2350 ईसा पूर्व के। तो 2 टीलों की खुदाई की गई है। पश्चिम में हमें प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं जो 2400 ईसा पूर्व या इससे पहले के हैं। पूर्व में हमें हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं जो 2350 ईसा पूर्व के हैं। अब देखिए पश्चिम में जो टीला प्राप्त हुआ है दोस्तों, जो पश्चिम में टीला प्राप्त हुआ है, ये जो टीला है, इस टीले पर हमें जो अवशेष मिले हैं वो दुर्ग या गढ़ी, दुर्ग या गढ़ी, एक दुर्ग बना दिया गया, एक गढ़ी बना दी गई। तो वहां के दुर्ग या गढ़ी के अवशेष मिले हैं पश्चिमी टीले से। इस कारण इसे कहा गया है दुर्गकोट। इस कारण इसे क्या कहा गया है? दुर्गकोट। उसके बाद जो पूर्व है, पूर्व में हमें साक्ष्य मिले हैं नगर के। यहां किसके साक्ष्य मिले हैं? नगर के। इस कारण इसे कहा गया है नगरकोट। इस कारण से क्या कहा गया है? नगरकोट कहा गया। अब देखिए यहां दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, इसका मतलब है यहां निवास करता था राजा। दुर्ग जहां बना हुआ है, किस दिशा में बना हुआ है? दुर्ग पश्चिम में। तो यहां से हमें दुर्ग या दुर्गकोट या गढ़ी के साक्ष्य मिले हैं। तो ये किसका निवास स्थान था? ये निवास स्थान था राजा का। उसके बाद हमें पूर्व में नगर या नगरकोट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए अगर नगर के साक्ष्य मिले हैं तो यहां निवास करती थी कौन? सामान्य जनता। तो यहां क्या निवास करती थी? सामान्य जनता निवास करती थी। तो आपसे पूछ सकता है कि कालीबंगा सभ्यता में पश्चिम में जो टीला प्राप्त हुआ है वहां किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? किसके प्राप्त हुए हैं? दुर्ग के। और इस अवशेष से हमें क्या पता लगता है कि ये राजा और उसके जो प्रियजन थे वो यहां रहते थे। पूर्व में हमें नगर के साक्ष्य मिले हैं और नगर में कौन रहेगी? नगर में रहेगी सामान्य जनता। तो दोस्तों यहां का जो कालक्रम है उसके आधार पर हमने पता लगाया है
कि कालीबंगा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता के पहले के और हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं और 2 टीलों का यहां से उत्खनन किया गया है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन किया गया है ये 5 स्तरों पर किया गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण बात है कि हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन किया गया है, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया। आपको डायरेक्ट पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों पर किया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया है। 2 टीलों की खुदाई की गई है और यहां का जो उत्खनन किया गया है वो कितने स्टेज पर किया गया है, 5 स्तरों पर किया गया है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन किया गया है ये 5 स्तरों पर किया गया है, 5 स्तरों पर इसका उत्खनन किया गया है। अब देखिए जो नीचे के 2 स्तर हैं, नीचे के 2 स्तर हैं, इन 2 स्तरों से जो अवशेष मिले हैं वो प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष है। ये जो अवशेष हैं वो कैसे हैं, ये अवशेष हैं प्राक हड़प्पा कालीन। और जो ऊपर के 3 स्तर हैं यहां जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये अवशेष हैं हड़प्पा कालीन। ये अवशेष कैसे हैं, ये अवशेष प्राप्त हुए हैं हड़प्पा कालीन। तो आपको याद रखना होगा 2 टीलों की खुदाई की गई है और 5 स्तरों पर इसका उत्खनन किया गया है। जो निचले के 2 स्तर हैं, इन निचले 2 स्तरों पर प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और ऊपरी 2 स्तरों पर हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम कालीबंगा सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनकी बात करते हैं कालक्रम के बाद। तो महत्वपूर्ण विशेषताएं कालीबंगा सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुआ है, कालीबंगा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, ये किस धातु का उपयोग करते थे, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं। यदि हम कालीबंगा सभ्यता की विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जो कालीबंगा सभ्यता है यह सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है यह कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता। मतलब यहां के लोगों को सबसे पहले जिस धातु के बारे में पता चला था वो धातु थी कांसा। इस कारण इस सभ्यता को क्या कहा गया है, इस सभ्यता को कहा गया है कांस्य युगीन सभ्यता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोग अगर कांसा पहले मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोग सर्वाधिक मात्रा में भी कांसे का ही प्रयोग करते थे, नहीं है ऐसा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता भी एक कांस्य युगीन सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता में जिस धातु का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया गया था वो थी तांबा। तो यहां भी ऐसा ही है, लेकिन सबसे पहले यहां के लोगों को जिस धातु का पता चला था वो थी कांसा। इस कारण कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता है, ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। दूसरी विशेषता की बात करते हैं दोस्तों, तो कालीबंगा सभ्यता यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, अब 2 ऑप्शन आते हैं कि यह सभ्यता नगरीय थी या ग्रामीण थी। तो जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। अब नगरीय सभ्यता कहने का मतलब क्या है, नगरीय सभ्यता कहने का मतलब यह है यहाँ के जो भवन बने हुए थे, यहाँ के जो मकान बने हुए थे, यहाँ की जो कॉलोनियां बसी हुई थी वो पूरी की पूरी नगर के हिसाब से, जिस प्रकार शहरों में बसावट होती है उस प्रकार की बसावट हुई थी। आज जिन शहरों को हम देखते हैं इनका दर्शन हमें कालीबंगा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में ही हो गया था। यदि आपको वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता का नगर नियोजन देखना है, यहाँ के मकान, यहाँ के भवनों को यदि देखना है तो आप चंडीगढ़ को देख सकते हो। चंडीगढ़ भारत का एक ऐसा शहर है जो पूरी तरह जहां नगर नियोजन जो किया गया है वो सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर किया गया है। ये सवाल एक बार पूछा भी गया था सिविल सर्विसेज मेंस में कि यदि आपको वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के दर्शन करने हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के दर्शन करने हैं, तो आप भारत का कौन सा शहर देखना पसंद करोगे। तो यदि आप चंडीगढ़ को देखें तो चंडीगढ़ में जो भी नगर नियोजन किया गया है वो सिंधु घाटी सभ्यता के ही आधार पर किया गया है। तो जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता किस सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। अब जब ये नगरीय सभ्यता थी तो हम यहाँ के भवनों की बात करेंगे, यहाँ के मकानों की बात करेंगे, यहाँ की सड़कों की बात करेंगे। तो देखिए हम अगर यहाँ के भवनों की बात करते हैं दोस्तों, तो कालीबंगा सभ्यता के जो भवन थे, यहाँ के जो भवन थे
उनमें मकान निर्माण में जिन ईंटों का प्रयोग किया गया था वो ईंट थी कच्ची। इंपॉर्टेंट है, मकान निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, मकान निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग। मकान निर्माण में किसका प्रयोग किया गया था? कच्ची ईंटों का। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया था? पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ऐसे ही हम राजस्थान की कई सभ्यताएं हैं जहां पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, एक सभ्यता है जहां पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस सभ्यता स्थल के भवनों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, किस सभ्यता स्थल के भवनों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है और किस सभ्यता स्थल के भवनों में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इनको हम एक एक को पढ़ेंगे, कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन आपको इस प्रकार पता होना चाहिए। तो मकान निर्माण में जिन ईंटों का प्रयोग हुआ है वो ईंटें कैसी हैं? कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। अब हम इन ईंटों के आकार की बात करते हैं कि किस आकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है। यदि दोस्तों हम इनके आकार की बात करें तो इनका आकार है 40 गुणा 20 गुणा 10, या यदि अनुपात पूछ ले तो 4:2:1 और 30 गुणा 15 गुणा 7.5 इस आकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है कालीबंगा सभ्यता में। और ये ईंटें कैसी हैं? ये ईंटें हैं कच्ची। तो भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, कालीबंगा सभ्यता में जो सड़कें थी, यहां की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगली विशेषता है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब देखिए, समकोण पर कैसे काटती हैं? तो देखिए, इस प्रकार यहां भवनों का निर्माण हुआ था, सड़कें इस प्रकार थी यहां की। इस विधि को कहा गया है कि देखिए, ये मकान बना हुआ है, सामने सड़क है, बगल में पार्क है, और जब कॉलोनी खत्म हुई थी तो यहां हमें एक कमरा मिला है, और ये कमरा जो था, ये कमरा था रक्षक का, पहरेदार का या गार्ड का हमें कमरा प्राप्त हुआ है। आज भी यदि आप कॉलोनियों को देखते हैं तो कॉलोनियां इसी प्रकार बसी होती हैं। तो सड़कें एक दूसरे को किस पर काट रही हैं? समकोण पर काट रही हैं। तो यहां की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब इन भवनों की जो बसावट थी, ये जो पद्धति है, इस पद्धति को कहा गया है आयताकार ग्रिड पैटर्न। आयताकार ग्रिड पैटर्न, या जो चेस बोर्ड होता है उसके आकार की। जो सड़कें यहाँ की थी, जो भवन यहाँ के थे, वो आयताकार ग्रिड पैटर्न, चेस बोर्ड, या इसी को कहा जाता है ऑक्सफोर्ड पद्धति। इसी को कहा जाता है ऑक्सफोर्ड पद्धति, और इसी को कहा जाता है जाल पद्धति। तो यहां की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और यहां की सड़कें इस प्रकार बनी हुई थी। इस पैटर्न को कहा गया है आयताकार ग्रिड पैटर्न, या चेस बोर्ड, शतरंज का जो बोर्ड होता है उसके समान, ऑक्सफोर्ड पद्धति और जाल पद्धति। अब यहां से पूछ लेगा कि ऑक्सफोर्ड पद्धति की सड़कों का प्रयोग कहां किया गया था? तो कहां किया गया है? कालीबंगा में। सड़कें एक दूसरे को किस पर काट रही हैं? समकोण पर काट रही हैं। उसके बाद जो कॉलोनी थी, इसके बाद जो बाहर जो कमरा था, ये जो कमरा मिला है, ये रक्षक का, गार्ड का या पहरेदार का कमरा था। अब देखिए, इस पूरी कॉलोनी की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया गया है? दोहरी रक्षा प्राचीर का प्रयोग किया गया है। मतलब पूरी कॉलोनी बसी हुई है और इसके चारों ओर इसको सुरक्षित रखने के लिए एक दोहरा परकोटा या दोहरी रक्षा प्राचीर का प्रयोग किया गया है। दोहरी रक्षा प्राचीर। और यह सवाल पूछा गया था पिछली बार पटवारी में कि दोहरी रक्षा प्राचीर और दोहरा परकोटा के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो दोहरी रक्षा प्राचीर या दोहरे परकोटे के साक्ष्य मिले हमें कालीबंगा सभ्यता से। इस पूरी जो कॉलोनी थी, इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके चारों ओर दोहरी रक्षा प्राचीर या दोहरा परकोटा बना दिया जाता था। और दोहरा जो परकोटा था, इसको बनाने में भी कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया है? कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। बहुतायत मात्रा में कालीबंगा सभ्यता में कच्ची ही ईंटों का प्रयोग मिलेगा। कहीं कहीं आपको अपवाद स्वरूप पक्की ईंटों का भी प्रयोग मिल सकता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जिन ईंटों का प्रयोग किया गया था वो ईंटें थी कच्ची। तो इस कॉलोनी की रक्षा के लिए, भवनों की रक्षा के लिए बना दी गई थी दोहरी रक्षा प्राचीर या दोहरा परकोटा। अब देखिए, जो मकानों के जो गंदा जल था, इस गंदे जल को निकालने के लिए जो यहाँ की जल निकासी थी,
और ये कालीबंगा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो यही जल की निकासी है। यहां जल को निकालने के लिए, अतिरिक्त जल को निकालने के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया था, लकड़ी की नालियों का प्रयोग। और विश्व में लकड़ी की नालियों के प्रयोग के जो प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता से। जो यहाँ के जो भवन थे उन भवनों में अतिरिक्त जल को निकालने के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया था, लकड़ी की नालियों का प्रयोग। और विश्व में लकड़ी की नालियों के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए कालीबंगा सभ्यता से। तो विश्व में लकड़ी की नालियों के प्राचीनतम साक्ष्य, लकड़ी की नालियों के प्राचीनतम साक्ष्य, विश्व में लकड़ी की नालियों के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगा सभ्यता से। तो यहां गंदे जल या अतिरिक्त जल की निकासी के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया। उसके बाद यहां जो भवन थे उन भवनों का जब अध्ययन किया गया था, उन भवनों का जब उत्खनन किया गया था तो इन भवनों में हमें दरारें मिली थी। इन भवनों के उत्खनन में पता चला है कि भवनों में दरारें पड़ी हुई थी और इन दरारों से अनुमान लगाया गया है कि कालीबंगा सभ्यता में कभी ना कभी भूकंप आया होगा। तो विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं, जिसका पता यहाँ के जो भवन थे, क्योंकि ये भवन कच्ची ईंटों से बने थे, इस कारण इनमें क्या पड़ गई थी? दरारें। और इन दरारों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ कभी ना कभी भूकंप आया होगा। तो विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। अतिरिक्त जल को या गंदे जल को निकालने के लिए लकड़ी की नालियों के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं। तो ये था यहाँ के भवनों की विशेषताएं, यहाँ की सड़कों की विशेषताएं। उसके बाद हम कालीबंगा सभ्यता की अगली विशेषता की बात करते हैं। और कालीबंगा सभ्यता की अब हम बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, यहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था। तो अगली विशेषता में हम बात करते हैं सामाजिक जीवन की, सामाजिक जीवन। तो यहाँ के लोगों का यदि सामाजिक जीवन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ हमें कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ क्या प्राप्त हुए? सिक्के। और इन सिक्कों पर नारियों की आकृतियां बनी हुई हैं। इन सिक्कों पर नारियों या महिलाओं की आकृतियां बनी हुई हैं। इनसे पता चलता है कि ये समाज था, ये समाज था मात्र सत्तात्मक समाज। आपसे पूछ सकता है कि कालीबंगा जो समाज था, कालीबंगा सभ्यता का जो समाज था वो कैसा समाज था? मां सत्तात्मक था या सत्तात्मक था? तो ये समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था, जिसका पता लगता है कि यहाँ कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं और इन सिक्कों पर नारियों या महिलाओं की आकृतियां बनी हुई थी, जिससे हमें यहाँ के समाज के बारे में पता चलता है कि कालीबंगा सभ्यता का जो समाज था ये मात्र सत्तात्मक समाज था। इसी प्रकार जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो भी मात्र सत्तात्मक समाज ही था। तो यहाँ का समाज कैसा था? मां सत्तात्मक। उसके बाद देखिए यहाँ जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी, जब किसी मृतक का संस्कार किया जाता था, जब उसका समाधान किया जाता था, तो उसकी 3 विधियां या 3 प्रकार प्रचलित थे। तो मृतक संस्कार या समाधान, मृतक संस्कार या समाधान के 3 प्रकार। कितने प्रकार से किया जाता था? 3 प्रकार से मृतक का संस्कार या समाधान किया जाता था। जो सबसे पहला था, इस पहले प्रकार में क्या था कि एक अंडाकार गड्ढा खोदा जाता था और इस अंडाकार गड्ढे में मृतक को लिटा दिया जाता था। अब मृतक को किस प्रकार लिटा दिया जाता था कि मृतक का जो सिर था वो सिर तो रहता था उत्तर दिशा में और जो मृतक के पैर थे ये पैर रहते थे दक्षिण दिशा में। तो समाधान या मृतक संस्कार का पहला प्रकार क्या है कि एक अंडाकार गड्ढा खोदकर उसमें मृतक को लिटा दिया जाता था और मृतक को इस प्रकार लिटाया जाता था कि उसका सिर उत्तर दिशा में रहे और उसके पैर दक्षिण दिशा में रहे। यदि हम अगले प्रकार की बात करें तो अगले प्रकार में मृतक व्यक्ति की टांगों को समेटकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता था। तो अगला है मृतक व्यक्ति की टांगों को समेटकर, मृतक व्यक्ति की टांगों को समेटकर उसका संस्कार किया जाता था।
तो दूसरे प्रकार में क्या किया जाता था, उस मृतक व्यक्ति की टांगों को समेटकर उसका संस्कार किया जाता था। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की। तो तीसरे प्रकार में क्या था दोस्तों, जो भी व्यक्ति मरता था जब उसको हम गाड़ते थे तो उसकी कब्र में उसके साथ आभूषण और खाद्य सामग्री रख दिया करते थे। तो तीसरे प्रकार में मृतक व्यक्ति के साथ आभूषण एवं खाद्य सामग्री, मृतक व्यक्ति के साथ आभूषण एवं खाद्य सामग्री भी रखते थे। अब देखिए, मृतक व्यक्ति के साथ यदि हम आभूषण रख रहे हैं, उसकी कब्र में हम खाद्य सामग्री रख रहे हैं, जब यहां हमने उत्खनन किया था तो कई कब्रों में हमें आभूषण मिले हैं। आभूषणों में हमें मोतियों की माला मिली है, सोने की माला मिली है, और क्या मिली है, खाद्य सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो विश्वास करते थे पुनर्जन्म पर, मरणोपरांत जीवन पर विश्वास करते थे कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कुछ समय बाद उसका पुनर्जन्म होता है, वो दोबारा जन्म लेता है। जब वो दोबारा जन्म ले तो उसे किसी प्रकार की समस्या ना हो, इस कारण वो उसके साथ रखते थे आभूषण और खाद्य सामग्रियां, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग किस पर विश्वास करते थे, पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। कहीं कहीं हमें कालीबंगा सभ्यता में युगल समाधान के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। युगल समाधान का मतलब है कि एक साथ दो व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया गया था। ये दो व्यक्ति पिता पुत्र, माता पुत्र, पिता पुत्री, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, कुछ भी हो सकते थे। यदि इनका एक साथ इनकी मृत्यु हो रही है तो इनका युगल समाधान किया जाता था। युगल समाधान के पीछे इनकी सोच जो थी वो ये थी कि जब इनका दोनों का जन्म होगा तो ये दोनों एक साथ रहेंगे। तो युगल समाधान के साक्ष्य भी हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ का जो समाज है वो समाज था मां सत्तात्मक समाज। यहाँ जो मृतक संस्कार या जो समाधान किया जाता था उसके तीन प्रकार थे। पहले प्रकार में एक अंडाकार गड्ढा खोदा जाता था जिसमें मृतक को इस प्रकार लिटा दिया जाता था जिससे उसका सिर उत्तर दिशा में रहे और उसके पैर दक्षिण दिशा में रहे। दूसरे प्रकार में मृतक व्यक्ति की टांगों को समेटकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता था। और तीसरे प्रकार में मृतक व्यक्ति के साथ आभूषण एवं खाद्य सामग्री भी रख दी जाती थी, जिससे यहाँ के लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। और कहीं कहीं हमें युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह था कालीबंगा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन के बाद हम बात करते हैं यहाँ के धार्मिक जीवन की। अब देखिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हम थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन की यदि बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उनके धार्मिक जीवन के बारे में हमें स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थलों की जब खुदाई की गई थी, उनका जब उत्खनन किया गया था तो वहां से हमें माता देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई थी, देवी देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई थी, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे उनका धार्मिक जीवन उन्नत अवस्था में था। लेकिन कालीबंगा सभ्यता में ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है। कालीबंगा सभ्यता से किसी भी माता देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है, किसी भी देवी देवता की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण यहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है पूरी तरह। तो कालीबंगा से मातृदेवी एवं देवी देवताओं की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई। मातृदेवी एवं देवी देवताओं की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। इस कारण कालीबंगा सभ्यता के यहां के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती। धार्मिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती। यदि आपसे कोई इसको उल्टा करके पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है या नहीं मिलती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है, जबकि कालीबंगा सभ्यता में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि यहां से ना तो किसी माता देवी की मूर्ति मिली है, ना किसी देवी देवता की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इस कारण यहाँ के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहां से हमें एक स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है जिसे सांतिया कहा जाता है।
एक स्वास्तिक या सांत्य का चिन्ह प्राप्त हुआ है कालीबंगा सप्ताह से, जो यहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी देता है। आपको पता होगा कि जो स्वास्तिक का चिन्ह है ये घर के आंगन में और घर की दीवारों पर बनाए जाते हैं, जो समृद्धि एवं उन्नति का प्रतीक होते हैं। तो स्वास्तिक चिन्ह का यहाँ से साक्ष्य मिला है, लेकिन ये स्वास्तिक चिन्ह का जो प्रयोग करते थे वो धार्मिक रूप से नहीं करते थे। ये स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग वास्तु दोष को दूर करने में करते थे। तो वास्तु दोष को दूर करने में, वास्तु दोष को दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता था? स्वास्तिक चिन्ह का। तो स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? कालीबंगा सप्ताह से। तो यह था कालीबंगा सप्ताह के लोगों का धार्मिक जीवन। इसके बाद हम बात करते हैं अगली विशेषता की, और अगली विशेषता है कि यहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन किस प्रकार था, यहाँ के लोगों की आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार संचालित होती थी, यहाँ की कृषि किस प्रकार होती थी, यहाँ का व्यापार किस प्रकार होता था। तो अगली विशेषता है, और अगली विशेषता में हम बात करते हैं आर्थिक जीवन। दोस्तों यदि हम आर्थिक जीवन की बात करें, और आर्थिक जीवन में हम सबसे पहले यदि हम बात करें कृषि की, सबसे पहले यदि हम बात करें कृषि की, तो कालीबंगा सप्ताह का जब उत्खनन किया गया था, तो कालीबंगा सप्ताह के उत्खनन में हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और विश्व में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। विश्व में लकड़ी की नालियों के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से। विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से। विश्व में जुते हुए खेत के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। तो कृषि की यदि हम बात करें तो जुते हुए खेत, ये बहुत बार पूछा गया है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सप्ताह से मिले हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिले हैं कहां से? कालीबंगा सप्ताह से। यदि हमें कालीबंगा सप्ताह से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं तो इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोग क्या करते थे? कृषि करते थे। अब कृषि में वो कौन कौन सी फसलें बोते थे? तो जब उत्खनन का कार्य किया गया तो यहां से हमें द्विफसली खेती, कालीबंगा सप्ताह से हमें द्विफसली खेती या मिश्रित कृषि, द्विफसली खेती या मिश्रित कृषि के भी साक्ष्य कहां मिले हैं? कालीबंगा से। मिश्रित कृषि या द्विफसली खेती का मतलब क्या है कि एक साथ एक से अधिक फसलों को बोया जाना क्या कहलाता है? द्विफसली खेती या मिश्रित कृषि कहलाता है। तो द्विफसली खेती या मिश्रित कृषि के भी साक्ष्य हमें मिले हैं कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। अब यदि मिश्रित कृषि के साक्ष्य मिल गए, द्विफसली खेती के साक्ष्य मिल गए, तो यहीं तक नहीं रुकने वाला है। वो आपसे यह पूछेगा कि कौन कौन सी फसलें एक साथ बोई गई थी। तो देखिए दोस्तों, मिश्रित कृषि में गेहूं एवं जौ, गेहूं एवं जौ को एक साथ बोया गया था। तो मिश्रित कृषि में कौन कौन सी फसलें एक साथ बोई गई थी? तो गेहूं और जौ एक साथ बोए गए थे। उसके बाद हमें यहां से कपास की खेती के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य भी प्राप्त हुए कहां से? कालीबंगा से। और इस कपास का प्रयोग किया जाता था सूत काटने में। गंगानगर, हनुमानगढ़ में आज भी सर्वाधिक उत्पादन होता है कपास का, और इस कपास का जो उपयोग किया जाता था यह सूत काटने में किया जाता था। तो कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा से। जैसे एक बार सवाल आया था लेह बस स्टैंड 2016 में जो पेपर हुआ था, उसमें यह पूछा गया था कि अमेरिकन कपास का उत्पादन राजस्थान में कहां होता है? तो कपास का जो उत्पादन होता है राजस्थान में, गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब से टच है, इस कारण यहां कपास सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। तो कपास की खेती के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? कालीबंगा सप्ताह से मिले हैं। इनका प्रयोग किया जाता था किसमें? सूत काटने में इसका प्रयोग किया जाता था। उसके बाद देखें दोस्तों, जब यहाँ के लोग खेती करते थे, खेती करने के बाद आपको पता होगा जब फसल होती है तो यदि फसल अधिक पैदा हो रही है तो व्यक्ति खाद्यान्न फसल को जितनी वो खा सकता है उसको वो रखता है और बाकी फसल को वो बेच देता है। तो जब फसल को वो बाजार में बेचेगा तो व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में होगा, व्यक्ति के पास पैसा आएगा, और जब व्यक्ति के पास पैसा आता है तो व्यक्ति उसका उपयोग मनोरंजन में करता है, हवन कुंड या यज्ञ करवाने में करता है। तो यहां से एक चीज अब आएगी कि यहाँ के जो लोग थे, कालीबंगा से हमें 7 अग्नि कुंड या हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहां से यह पूछ लिया गया है कि कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कितनी मतलब संख्या? तो कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं, 7 अग्नि वेदिकाएं या हवन कुंड, 7 अग्नि वेदिकाएं या हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं
या हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए कहां से? कालीबंगा सप्ताह से। इसका मतलब है यहां के लोग क्या करते थे? यज्ञ करते थे। यहां के लोग क्या करते थे? कर्म कांडों पर विश्वास करते थे। जब ये लोग यज्ञ करते थे तो आपको पता होगा यज्ञ तब तक संपूर्ण नहीं हो सकता तब तक उसमें आप बलि नहीं दोगे। तो इसका मतलब है कि इस सभ्यता में क्या दी जाती थी? यज्ञ किए जाते थे और यज्ञ में बलि दी जाती थी, और वो बलि भी किसकी दी जाती थी? पशुओं की बलि दी जाती थी। तो कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिका या हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे ये जानकारी मिलती है कि यहाँ के लोग क्या करते थे? यज्ञ करते थे, कर्म कांडों पर विश्वास करते थे, और यहाँ से बलि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से किसकी बलि दी जाती थी? पशुओं की बलि दी जाती थी। उसके बाद हम अगली विशेषता की बात करते हैं। तो कालीबंगा सप्ताह में यदि हमने कृषि की बात की तो कृषि में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। द्विफसली या मिश्रित कृषि में गेहूं और जौ को एक साथ बोया गया है, या हमें कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, जिसका प्रयोग किसमें किया जाता था? सूत काटने में किया जाता था। कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिका या हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ के व्यापार की, कि कालीबंगा का जो व्यापार था वो किस तरह होता था, यहां से विदेशी व्यापार के साथ मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो यदि हम कृषि के बाद बात करते हैं यहाँ के व्यापार की, यहाँ के व्यापार की हम बात करते हैं दोस्तों, कालीबंगा सप्ताह आपको पता है कि यहां से हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए, कपास साक्ष्य प्राप्त हुए, यहां से हमें सैल कड़ी की मोहरें कई मन के प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो यहाँ का जो व्यापार था, तो कालीबंगा का व्यापार एवं वाणिज्य, कालीबंगा का व्यापार एवं वाणिज्य, कालीबंगा का व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। कालीबंगा का व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। अब व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत अवस्था में है, इसका मतलब है कि यहां जो वर्ग था वो सबसे जो संपन्न वर्ग था वो वर्ग था, उस वर्ग का नाम है वणिक वर्ग, बनिया वर्ग या व्यापारी वर्ग। क्योंकि वणिक वर्ग के पास ही पैसा आएगा, व्यापार और वाणिज्य वही करेंगे। तो जो संपन्न वर्ग था वो वर्ग था वणिक वर्ग, और ये जो वणिक वर्ग था, इसी वणिक वर्ग का समाज पर आधिपत्य था। समाज पर जो आधिपत्य था जिस वर्ग का, वो वर्ग कौन सा है? वो वर्ग है वणिक वर्ग। उसके बाद देखिए यहां से हमें विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं या नहीं मिले। देखिए दोस्तों, यदि हम इन बातों को कह रहे हैं ना, तो इन बातों को हम साक्ष्यों के आधार पर कह रहे हैं। यदि मैं कह रहा हूं भूकंप आया था कालीबंगा में, तो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां से हमें विदेशी व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा, ये मैं आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा कि कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त हुई हैं बेलनाकार मोहरें। और ये जो बेलनाकार मोहरें सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुई है ना, ये बेलनाकार मोहरें मुख्य रूप से कहां की हैं? ईरान की हैं, फारस की हैं या मध्य एशिया की हैं। तो बेलनाकार मोहरों का सर्वाधिक मात्रा में जो उपयोग किया गया था वो ईरान, फारस या मध्य एशिया में किया गया था। यदि ये बेलनाकार मोहरें हमें कालीबंगा में प्राप्त हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि कालीबंगा के लोग क्या करते थे? विदेशी व्यापार करते थे। तो यहां से हमें किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? विदेशी व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसका पता किससे लगता है? बेलनाकार मोहरों से लगता है। तो व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। सबसे संपन्न वर्ग था वणिक वर्ग, जिसका समाज पर आधिपत्य था। यहां से हमें बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, और ये बेलनाकार मोहरें ईरान, फारस या मध्य एशिया की मोहरों के समान है, जो हमें बताता है कि यहाँ के लोग क्या करते थे? विदेशी व्यापार करते थे। तो ये था यहाँ के लोगों का व्यापार। तो ये आर्थिक विशेषताएं थी, ये आर्थिक जीवन था कालीबंगा सभ्यता के लोगों का। अब हम दृष्टि डालते हैं कालीबंगा सभ्यता की लिपि की, कि कालीबंगा सभ्यता की लिपि किस प्रकार हुआ करती थी। यह सवाल एक बार जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया था। तो अब हम बात करते हैं लिपि, यहाँ की लिपि किस प्रकार होती थी, यहाँ के सिक्कों पर, यहाँ के मोहरों पर किस प्रकार की लिपि हमें प्राप्त हुई है। दोस्तों, कालीबंगा की जो लिपि थी, इस लिपि का नाम है भावात्मक या पिक्टोग्राफिक। भावात्मक या पिक्टोग्राफिक, भावात्मक या पिक्टोग्राफिक लिपि थी कालीबंगा की। इसका मतलब क्या है भावात्मक या पिक्टोग्राफिक का? इसका मतलब यह है दोस्तों कि इस लिपि के अक्षर एक दूसरे के ऊपर खुदे हुए प्रतीत होते थे। इस लिपि के अक्षर
इस लिपि के अक्षर एक दूसरे के ऊपर, इस लिपि के अक्षर एक दूसरे के ऊपर खुदे हुए प्रतीत होते थे। इस लिपि के अक्षर एक दूसरे के ऊपर खुदे हुए प्रतीत होते थे। एक दूसरे के ऊपर खुदे हुए प्रतीत, इसका मतलब क्या है कि यदि मैंने 3 लिखा, 3 के ऊपर ही 4, 4 के ऊपर ही 5, 5 के ऊपर ही 6, 6 के ऊपर ही 7, 7 के ऊपर ही 8, तो ये अक्षर एक दूसरे के ऊपर खुदे हुए प्रतीत होते थे। इस कारण इस लिपि को हमने कहा है भावात्मक या पिक्टोग्राफिक। और ये जो लिपि लिखी जाती थी ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इंपॉर्टेंट है, ये लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर। तो लिपि कैसी थी? भावात्मक या पिक्टोग्राफिक थी। इसे भावात्मक या पिक्टोग्राफिक क्यों कहा गया है? क्योंकि इस लिपि के अक्षर एक दूसरे के ऊपर खुदे हुए प्रतीत होते थे और यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। उसके बाद हम कालीबंगा सभ्यता की अगली विशेषता की बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से हमें एक कंकाल प्राप्त हुआ है। अगली सभ्यता की बात करें तो यहां से क्या प्राप्त हुआ है? मानव कंकाल। यहां से हमें मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ है? मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। और इस मानव कंकाल में 6 छेद किए गए हैं। कितने छेद किए गए हैं? इस मानव कंकाल में 6 छेद किए गए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो यहाँ के लोग थे वो शल्य चिकित्सा के बारे में जानते थे। तो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कैसे पता चलता है कि यहां से एक मानव कंकाल मिला है और इस मानव कंकाल की खोपड़ी में कितने छेद हो रखे हैं? 6 छेद हो रखे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग किसके बारे में जानते थे? शल्य चिकित्सा के बारे में जानते थे। उसके बाद यहां से आप प्राप्त हुआ है सिक्के। और दोस्तों, इन सिक्कों पर आकृतियां बनी हुई हैं। किसकी? नारियों की आकृति बनी हुई है। ये नारियों की आकृति हमें यह बताती है कि जो कालीबंगा सभ्यता का समाज था उसमें महिलाओं की जो स्थिति थी वो महत्वपूर्ण स्थिति थी। तो सिक्कों पर आकृतियां प्राप्त हुई हैं नारियों की। और क्या प्राप्त हुआ? यहां से मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। इससे शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हम अगली विशेषता की यदि हम बात करें कालीबंगा सभ्यता में, दोस्तों कालीबंगा सभ्यता में यदि हम बात करें तो इससे पहले हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल हैं। एक स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो, एक स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो और दूसरे स्थल का नाम है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक व्यक्ति थे, उनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक नाम दिया है और वो नाम है जुड़वा राजधानियां। क्या नाम है? जुड़वा राजधानियां। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानियां किसने कहा है? ट्विन कैपिटल्स किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट। लेकिन हमको समझना है इसको कालीबंगा के संदर्भ में। दोस्तों अब देखिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के साथ विश्व की तीसरी राजधानी कहा है कालीबंगा को। और किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी, सिंधु घाटी साम्राज्य की, सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी, सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कालीबंगा को किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। या मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के साथ विश्व की तीसरी राजधानी कालीबंगा को किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। यह सवाल सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। इसमें कई किताबों में आपको दयाराम साहनी का भी नाम मिलेगा कि दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है किसको? कालीबंगा को। लेकिन जब यह सवाल आया था इस पर रिट लगी थी, लेकिन आरपीएस ने जो सही आंसर माना था वो माना था डॉक्टर दशरथ शर्मा को। कई बार एक से अधिक आंसर भी सही हो जाते हैं, उस पर रिट भी लगती हैं। तो जो आरपीएससी मानती है फिर ऑथेंटिक किताबों के आधार पर उनको माना जाता है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा को माना गया था और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के साथ विश्व की तीसरी राजधानी कहा है किसको? कालीबंगा को। तो इसको आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों कि जो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन आज भी किया जा रहा है, कालीबंगा सभ्यता के लोगों के जीवन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वहां आज भी उत्खनन किया जा रहा है। वहां से जो अवशेष प्राप्त किए जा रहे हैं, तो कालीबंगा सभ्यता से जो अवशेष प्राप्त किए जा रहे हैं, उन अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान सरकार ने 1985-86 ईस्वी में हनुमानगढ़ में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की है। इंपॉर्टेंट है। तो कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों को, कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों को, कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों को, कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए, कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान सरकार ने 1985-86 ईस्वी में, राजस्थान सरकार ने 1985-86 ईस्वी में हनुमानगढ़ में, 1985-86 ईस्वी में हनुमानगढ़ में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की। कालीबंगा संग्रहालय, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की। तो 1985-86 ईस्वी में राजस्थान सरकार द्वारा यहां से प्राप्त अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए किसकी स्थापना की है? कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अमलानंद घोष ने 1951-52 में खोज की है और उसके बाद इस स्थल का क्या किया गया है? उत्खनन किया गया है। तो यहां से एक महत्वपूर्ण सवाल आता है। यह सवाल एक बार पूछा गया था दोस्तों एसएससी सीजीएल में कि भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले किस पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किया गया? सुपर इंपॉर्टेंट है। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम, भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम कालीबंगा का उत्खनन किया गया। तो कालीबंगा पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका देश की आजादी के बाद क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। और इसमें दूसरा जो है, दूसरा है रोपड़, और रोपड़ है पंजाब में। ये दोनों थे ऑप्शन में। तो आपको याद रखना होगा कि देश की स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद ऐसा कौन सा पहला पुरातात्विक स्थल था जिसका सबसे पहले उत्खनन किया गया है? तो कालीबंगा देश की स्वतंत्रता के बाद पहला ऐसा पुरातात्विक स्थल था जिसका क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। दोस्तों, ये थी कालीबंगा सभ्यता। हमने कालीबंगा सभ्यता के सारे आयामों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब हम इसको आपको शॉर्टकट में थोड़ा इसका रिवाइज कराते हैं कि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में प्राचीन सरस्वती, दृष्टवती, गग्गर, मृत या नट नदी के किनारे विकसित हुई थी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। फिर हमने बात की थी यहाँ के उत्खनन की। तो सबसे पहले प्रसिद्ध भाषा शास्त्री डॉक्टर LP तेजचितौरी ने इसको संज्ञान में लिया था सबसे पहले। उसके बाद 1951-52 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। उसके बाद 1961 से और 1969 ईस्वी के मध्य बालकृष्ण थापर और ब्रज बिहारी लाल, ब्रजवासी लाल ने इसका किया था उत्खनन 1961 से 1969 के मध्य। उसके बाद हमने इसके कालक्रम की बात की। तो 1350 से 1750 इसका कालक्रम निर्धारित किया गया था, जहां से हमें पूर्व हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले थे। 2 टीलों की खुदाई की गई है। पश्चिम में टीला दुर्ग टीला कहते हैं, पूर्व टीले को नगर टीला कहते हैं। यहाँ राजा निवास करता था, यहाँ सामान्य जनता निवास करती थी। कालीबंगा को 5 स्तरों में खोदा गया है। 5 स्तरों से इसकी खुदाई हुई है। निचले 2 स्तरों से प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ऊपर के 2 स्तरों से हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। उसके बाद हमने इसकी विशेषताओं की बात की। ये कांस्ययुगीन सभ्यता है, ये नगरीय सभ्यता है, सड़कें समानांतर काटती हैं, आयताकार ग्रिड पैटर्न पर भवन बने हुए हैं, दोहरी रक्षा प्राचीर बनी हुई है, लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत अवस्था में था, बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं,
है, जिससे विदेशी व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। धार्मिक जीवन के बारे में पर्याप्त रूप से जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुआ है। द्विफसली खेती मिली है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ के लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। 3 प्रकार मृतक का संस्कार किया जाता था। उसके बाद हमने अगर लिपि की बात की तो लिपि भावात्मक या पिक्टोग्राफिक थी। उसके बाद कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985-86 ईस्वी में की गई है। उसके बाद इसको डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। उसके बाद देश की आजादी के बाद